मोन्टाज में रोशनियों की चमक और मौसीकी की चलतनी के साथ तकरीब अपने अरूज पर थी। सब कुछ बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहा था। डिनर कीमती बर्तनों में पेश किया जा चुका था। सब लोग बातों में मसरूफ कहके लगाते खाने से लुफ्तंदोज हो रहे थे। दुरान की छठी हिस्स किस्से बिल्कुल गैर मुतवक्का हो जाने वाले लम्हे का पैगाम दे रही थी। उसे यकीन था कि इस बार हार्वी और ब्रूस से मामूली प्लानिंग नहीं की होगी। बज़ाहिर सब कुछ पुरसुकून दिखाई देने के पीछे ज़रूर कोई तूफान छुपा था। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपको महबूब के मामले में बहुत कमज़ोर कर देता है। वो भी खुद को इस समय बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। जवेरिया के लिए मोहब्बत के जज्बात उजागर करते हुए वो किस आसानी से इस बात को फरामोश कर गया था कि आरवी प्रोडक्शन की फिल्म शूटिंग के दौरान होने वाली अजीबो गरीब वाक़या में एजेंसी ने जवेरिया की मुल्क वापसी पर पाबंदी क्यों लगाई थी। उन्होंने क्यों जवेरिया को बाकी लड़कियों की तरह पाकिस्तान नहीं भेजा था, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने और झूठी शादी के लिए कहा था। आरवी प्रोडक्शन के बारे में तहकीकात ने अचानक ही एक ऐसा मोड़ लिया था कि सब कुछ बदल गया था। एएनएफ को फ़ौरन आईएसआई की क्राइम एजेंसी से रब्ता करना पड़ा था। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन किए और चाइना से भी लड़कियां बाजियाब करवाईं। जवेरिया को दौरान के घर में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई, क्योंकि हार्वी प्रोडक्शन पर शक अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन उनके मुतल्लिक किसी भी किस्म के काबिल कदर मालूमात न मिलने पर एजेंसी ने खामोशी इख्तियार की। एजेंसी की तरफ से एकदम मुकम्मल खामोशी पर दौरान ये समझा था कि शायद हार्वी प्रोडक्शन मुंशियात फरामोशी की शक से निकल चुका है। इसी दौरान जवेरिया से मोहब्बत हो जाना एक बिल्कुल बेख्तियार अमल था। वो बहुत खुश था। जवेरिया उसकी ज़िंदगी में आ जाने वाली एक अनोखी खुशी थी। लेकिन चंद दिन पहले एक साथ उसके सर पर दो धमाके हुए और सब ख्वाब सजने से पहले ही चिकनाचूर हो गए। जहाँ सबरीना ने उसे हार्वी प्रोडक्शन के बहरान के साथ मिलकर बनाए गए मंसूबे से आगाह किया, वहीं एजेंसी की तरफ से भी फिर से ऑपरेशन की तैयारी का हुक्म जारी हो गया। वो हुक्म नहीं था, दुरान के लिए एक रूह परवर खबर थी। एएनएफ की हार्वी प्रोडक्शन के खिलाफ चल रही दूसरी टीम की मुखबरी मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि हार्वी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चाइना और दूसरे ममालिक से ना सिर्फ मुनशियात स्मगल करता है, बल्कि उसके साथ गैर कानूनी तौर पर औरतों को और जिस्म के अज़ा को भी स्मगल कर रहा है। इस सारी मालूमात में इस बात ने दिलाकर रख दिया कि उन्हीं औरतों के जिस्म के अंदर रखकर वो मंशियात को भी एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मंशियात की इस तरह की स्मगलिंग को मल्चर कहा जाता है। मंशियात के इनफरादी पैकेट आम तौर पर कोकीन या हेरोइन पहले वाटरप्रूफ मवाद में लपेटे जाते हैं, जैसे लेटेक्स, दस्ताने की उंगलियों या कॉन्डम, और फिर उनको निगल लिया जाता है। वो इस तरह की जिस्मानी पैकिंग को पूरी दुनिया के मुतअद्दिद वो इस तरह की जिस्मानी पैकिंग को पूरी दुनिया के मुतअद्दिद शहरों में मंशियात की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के एक अहम वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। गैर कानूनी मंशियात की नकल व हमल के मामले में निकल जाने के अमल के अलावा वो लोग छोटे पैमाने पर चलने वाले ऑपरेशन के ज़रिए भी ज़्यादा उम्र की और जिस्मानी हुस्न से बेकार हो जाने वाली औरतों के जिस्म में मंशियात के पैकेट रखकर उनको स्मगल कर रहे थे, जिनमें एक कोरियर, एक टुकड़ा या बहुत छोटी मिकदार को वो एक औरत के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। उनके स्मगलिंग के इस तरीके को वो लोग आर्म्ड ट्रेडर के नाम से पुकारते थे, जिसमें वो तेज़ मंशियात को कम मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करने में कामयाब थे। ये सब मालूमात ने एक दिन में उसके सारे ख्वाब नोच लिए। एएनएफ अब जवेरिया को अपने मिशन के लिए एक अनजान मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हुए वो खुफिया तौर पर तबाही मचा देने वाली जड़ तक पहुंचना चाहती थी। वो खुफिया जड़ एक तीर से दो शिकार कर रही थी, जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी, जिस्म के अज़ा की फ़रोख्त और जिस्मों के अंदर रखकर मंशियात फरोशी। एएनएफ ने अब ना सिर्फ ये मामला तहकीक तक छोड़ा था, बल्कि वो उनके गिरबाने तक पहुंचना चाहते थे। दुरान की बहुत बहस के बावजूद वो किसी भी और नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। सीख के ज़रिए उन्हें मोन्टाज में तैयार किए गए जाल के बारे में सब पता चल गया था, जो दुरान ने सिर्फ जवेरिया के लिए उनसे मुखफ़ी रख लिया था। वो उनसे जवेरिया को बीच में ना लेकर आने पर राज़ी करता रहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कल तक ये मिशन दुरान के लिए हुब्बुल वतनी के जज़्बे से जुड़ा था, लेकिन आज वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ गया था। उसे हर हालत में जवेरिया को उन तक पहुँचाकर वापस लाना था, और अगर वो जवेरिया को वापस ना ला सका तो सांस रुकने लगती थी, पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता था। वो बासिल था, बासिल मतलब बहादुर। एएनएफ ने उसकी प्रोफाइल रैंक के मुताबिक उसे उस मिशन के लिए मुंतखब किया था।
और बहादुर का लक़ब दिया था। फिल्म नगरी में वो दुरांग था, यानी चीर देने वाला, फाड़ देने वाला, जो अपनी मजबूत जिस्म और निडर स्टंट की वजह से मशहूर था। लेकिन दरहकीकत वो अनजान लड़की के लिए दुरान था, एक आम इंसान, तमाम इंसानों की तरह जज्बे रखने वाला, दिल रखने वाला इंसान जिसका नाम दुरान था। मतलब मोती, एक कीमती मोती सीप से निकला, नायाब मोती। वो जो कल तक मौत से नहीं घबराता था, आज उसको खुद से दूर करने पर घबरा रहा था। वो पिछले 1 हफ्ते से सो नहीं सका था। जवेरिया से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन वो उसे और खुद को इस सब के चंगुल से निकाल भी नहीं सकता था। कभी दिल करता वो ये सब छोड़कर यहाँ से उसे लेकर भाग जाए, वहाँ जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ वो दोनों हो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वो लोग जवेरिया का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ रहे थे, और अब तो मामला और ही सूरत इख्तियार कर गया था। मोन्टाज के शानदार हॉल में डिनर तकरीबन अख्ताम पर था। वो ख्यालों में गर्क जवेरिया के करीब खड़ा बेसाख्ता उसका हाथ अपने हाथ में ले चुका था। जवेरिया ने उसके यूं हाथ थामने पर सटपटाकर उसकी तरफ देखा। वो बेबसी से उसके चेहरे पर नम निगाहें जमाए हुए था। मोहब्बत, इश्क, चाहत और उसके संग जीने की अनगिनत ख्वाहिशात, क्या कुछ नहीं था दुरान की आंखों में। वो क्यों ऐसे दिख रहा था जैसे उसे खुद में समेट लेना चाहता हो। दुरान की आंखों के जज्बों ने उसके पूरे जिस्म में मीठी सी सुइयां चबो दी थीं। दुरान ने बामुश्किल कुछ कहने को लब खोले कि अचानक उठने वाले शोर पर सब चौंक गए। बैक स्टेज पर आग लग गई है। मेहरबानी से सब लोग हॉल से निकल जाएं फौरन। एकदम से एक चीख-नुमा आवाज़ उभरी थी। सबने चौंक कर देखा और उसी लम्हे हॉल के स्टेज पर मौजूद पर्दों पर तेज आग की लपेटें भड़क उठीं। वो स्टेज के ऊपर मौजूद फानूस एक धमाके से फटा। मेहरबानी से जल्दी हॉल से निकल जाइए। होटल इंतजामिया आग पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो रही है। अनाउंसमेंट के साथ ही एकदम पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। खचाखच भरे हॉल में लोगों ने चीखों पुकार के साथ हॉल के दखली दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दुरान ने जवेरिया का हाथ मजबूती से थामा और दखली दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आग बहुत बुरी तरह भड़क कर फैल रही थी। पर्दों के साथ लगे सजावटी बल्ब धमाकों से फटने लगे। लोगों की चीखों पुकार तेज हो गई थी। वो जवेरिया का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ रहा था, जब कोई उन दोनों के थामे हाथों के साथ जोर से टकराया। शक्ल जवेरिया का हाथ उसकी गिरफ्त से छूटा। उसी लम्हे हॉल में एकदम से खूब अंधेरा छा गया। अंधेरा होने से चीखों पुकार और तेज हुई। दुरान ने पागलों की तरह आंखें खोलकर जवेरिया को देखने की नाकाम कोशिश की। जवेरिया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मगर जवाब के तौर पर उसकी कोई आवाज़ नहीं आई थी। अंधेरे में लोग मस्जिद पहुंच कहाँ गए थे और एक दूसरे से टकराने लगे थे। 1 मिनट से कम अरसे में फिर सब सब रोशन हो गया। दुरान ने पागलों की तरह निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। हाँ, वो लोग उसे ले जा चुके थे। दुरान के चेहरे की रंगत पल भर को सर्द हुई। वो साकिन लोगों के हुजूम में एक मुजस्सिम की तरह खड़ा था। मुख्तलिफ लोग उससे टकरा रहे थे। बासिल, कहाँ गुम हो? होश में आओ। कान में खुशी आवाज़ पर वो चौंका। वो सीख था जो इस वक्त उसके साथ राब्ते में था। वो उसी हॉल में कहीं मौजूद उससे खुफिया हेडफोन के जरिए बात कर रहा था। मतलब यहाँ उनके घरों के और लोग भी मौजूद थे। यस, कहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। वो लोग जवेरिया को ले जा चुके हैं। किसी कुएं में से आती मरियल आवाज़ सी। बेहतरीन। तुम नॉर्मल मत दिखाई दो, जवेरिया को तलाश करने का नाटक करो। जीक ने सपाट लहजे में हुक्म जारी किया। दुरान ने तेजी से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जवेरिया का सुनहरी पर्स कुछ फासले पर फर्श पर पड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और पर्स को उठाया। दुरान, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बाहर। अनिल के कंधा झंझोड़ने पर सटपटाकर पलटा। अनिल शायद बाहर से फिर से वापस उसे लेने के लिए आया था। अनिल, जवेरिया कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ नहीं थी। कहाँ है? बाहर सबके साथ तो नहीं है। हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ अनिल ने उसे उल्टा सवाल किया और मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई। अभी 1 मिनट पहले तक यहाँ थी, मेरे साथ, और जैसे ही लाइट वापस आई वो गायब हो गई। ओ खुदा! दुरान, इसका मतलब है वो लोग उसे ले गए हैं। सबरीना की मालूमात दुरुस्त थी। तुम नहीं बचा सके उसे। अनिल ने ताज्जुब और घबराहट से पेशानी पर हाथ रखा। इन तमाम दिनों में वो अनिल को जैसिका में उलझाकर उससे छुपकर जवेरिया की मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजामात करता रहा था। अनिल बस इतना जानता था कि इस तकरीब में कुछ पूरा होने वाला है और दुरान उसी के जरिए ब्रूस को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। जवेरिया, जवेरिया! वो दोनों अब मुख्तलिफ समेत में उसका नाम चीख चीख कर पुकार रहे थे। हॉल अब तकरीबन तमाम लोगों से खाली हो चुका था और आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हुए भड़क रही थी। जिस पर आग बुझाने वाले शॉवर कोई असर नहीं कर रहे थे।
होटल इंतजामिया के मुताबिक उनके इंतजामात में खराबी आने की वजह से वो आग पर काबू पाने में नाकाम थे। सर, आप लोग बाहर जाइए प्लीज़, हॉल को खाली कर दें। हिफाजती अमला वर्दी में मलबूस अब लोगों को बाहिफाजत हॉल से बाहर निकाल रहा था। नहीं, मेरी बीवी यहीं थी, मुझे उसे तलाश करना है। सर, यहाँ कोई नहीं है, वो बाहर चली गई होंगी। प्लीज़ आप बाहर चलिए, यहाँ खतरा हो सकता है आपको। वो ज़बरदस्ती दुरान को और अनिल को बाहर निकाल रहे थे। हिफाजती अमला घसीटते हुए उससे और दुरान को बाहर ला रहा था, जबकि दुरान ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। मेरी बीवी अंदर है, वो भी मेरे पास नहीं थी, बाहर नहीं है। लॉन में एक साथ खड़े असवन, मलिक, रूबी और बुरहान तेजी से भागे थे। दुरान और अनिल तक पहुंचे थे। दुरान, कहाँ है जवेरिया? बाहर तो नहीं है। असवन मलिक ने फिक्रमंदी से पूछा। दुरान ने लब खींचकर उनकी तरफ देखा। नहीं, अंदर भी नहीं है। उसका फ़ोन लगाओ जल्दी से, यहीं कहीं होगी, भगदड़ में पता नहीं चला होगा हमें। फ़ोन उसके पर्स में था। दुरान ने हाथ में पकड़ा सुनहरी पर्स ऊपर किया। लहजा सपाट और परेशान था। बुरहान ने एक लम्हे को निगाहें चुराई, जबकि सबरीना का मुंह तकलीफ से खुल गया था। पुलिस आ चुकी है, फ़ौरन अनाउंसमेंट करवाते हैं, तुम परेशान ना हो, मिल जाएगी। असवन मलिक ने परेशान लहजे में उसे तसल्ली दी। वो एक तरफ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ भागे। दुरान और अनिल भी उनकी तकलीफ में पीछे भागे। सिर्फ बुरहान था जो कन अखियों से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। ढलती शाम में डूबता सूरज, ये मंजर हसीन होने के साथ दुख में लिपटे दिलों के लिए बहुत दर्दनाक होता है। वो भी दुखों में लिपटी ऐसा ही एक अदद दिल रखने वाली औरत थी। बचपन से लेकर अब तक एक बाप के सिवा कोई रिश्ता नहीं देखा था। खुद की माँ नहीं थी, इसलिए माँ जैसे रिश्ते से अजीब उनसियत हो गई थी। किंग्स पार्कर बहुत हसीन और हसास दिल रखने वाली लड़की थी। यही वजह थी नवीन की मोहब्बत के आगे सब कुछ हार गई। नवीन से शादी हुई तो माँ बनने की ख्वाहिश हुई। 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल इसी ख्वाहिश को परवान चढ़ाते गुजर गए। और फिर यह ख्वाहिश नवीन की बढ़ती मसरूफियत की वजह से जुनून बनने लगी। उसे एक बच्चा चाहिए था, जिसको वो अपनी माँ की तरह कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 3 साल बाद वो नवीन को मेल टेस्ट करवाने पर रजामंद करने में कामयाब हो गई थी। चंद दिन बाद नवीन ने उसे जो टेस्ट रिपोर्ट लाकर दी थी, उसमें सब ठीक था। लेकिन उस दिन उसे अस्पताल जाने पर पता चला वो झूठी रिपोर्ट थी। दरअसल असल रिपोर्ट नवीन ने उससे छुपा ली थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। वो पहले से ही नवीन की बहुत सी बातों और हरकतों पर निला थी। वो नवीन की ये हरकत बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसी वजह से झगड़ा उस दिन इस हद तक बढ़ गया कि वो घर छोड़कर असवन के फ्लैट पर आ गई। असवन के साथ उसके फ्लैट में आए आज उसे 1 हफ्ता हो गया था। उसने सख्ती से असवन को मना कर रखा था कि वो नवीन को उसकी यहाँ मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। सुबह को वो दोनों अपनी अपनी मुलाकात में निकल जाते और शाम को वो खामोशी से आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। असवन जानता था वो किस सैनिक कश्मकश से गुजर रही है, इससे ज़्यादा बात नहीं करता था। आज छुट्टी का दिन था। सारा दिन सोकर गुजारने के बाद वो अब जागी थी। वो कमरे में खुलती खिड़की के पार इमारतों की ओट में डूबते सूरज पर निगाहें जमाए हुई थी। उसकी दिलकश सुनहरी रंगत पर चमकती कांच सी सब्जी माइल आंखें गमनाक और वीरान थीं। असवंत उसके और नवीन के दरमियान इस चिपकलिश को ख़त्म करना चाहता था। इससे किन्स के मना करने के बावजूद वो आज छुट्टी के दिन नवीन को सब बताकर अपने फ्लैट पर ले आया था। वो यूं ही उदासी का पैकर बनी शीशे के पार ढलते सूरज को देख रही थी, जब अक्त से असवंत की आवाज़ सुनाई दी। भाभी। असवंत की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी और उसके साथ खड़े नवीन को देखकर चेहरा फौरन सख्त तासुरात में तब्दील हुआ। पल भर को आंखें चमकी तो थीं, लेकिन फिर बुझ गईं और सपाट चेहरे के साथ उससे रुख फिर से फेर लिया। उससे अपने पीछे नवीन के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया कि असवंत कमरे से बाहर जा चुका है। कदमों की चाप उसके पास आकर थम गई। वो नवीन को अपने पीछे महसूस कर सकती थी, जिससे कुछ कहने की बजाय हमेशा की तरह नरमाहट से उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल किए और उससे कंधे पर थोड़ी अटका दी। चलो घर चलते हैं। मोहब्बत में डूबा लहजा था कि इनसे गर्व से आंखें बंद थीं। ये लहजा और ये गुर्बत वो कितने महीनों बाद महसूस कर रही थी। एक लम्हे को दिल चाहा पलटे और उससे लिपट कर कह दे, हाँ चलो। उसे धीरे से आंखें खोली। कौन सा घर नवीन? वो घर जिसे तुमने मुझे खुद निकल जाने को कहा था। उदास सहजा था। वो अब भी खिड़की के पार देख रही थी। नवीन ने चंद सेकंड की खामोशी के बाद गहरी सांस ली। मुझे माफ़ कर दो, मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हें ये बात पता चली कि मैं बाप नहीं बन सकता तो तुम शायद मुझे छोड़ दोगी, इसलिए वो रिपोर्ट छुपा दी थी।
इफ़्फ़त भरे लहजे में वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। किन्सी कोई जवाब नहीं दिया। नवीन उसे कंधों से थामकर मोहब्बत से उसका रुख अपनी तरफ मुड़ा। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे। उससे पुरजोश लहजे में परेशानी का हाल पेश किया। किनसे झुकी निगाहें उठाई और उसकी खुली आंखों में हैरत से कार दी। नवीन, मुझे बच्चे की इतनी ख्वाहिश नहीं कि मैं तुम्हारी इस रिपोर्ट को देखकर तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लेती। मैं बच्चे के बिना भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे दुख था तो तुम्हारे झूठ बोलने का, मुझे धोखा देने का, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। तुम इससे पहले अपने काम के मामले में भी मेरे साथ यही सब कर चुके हो। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दूसरी शर्त मानना होगी। बोलो, मानोगे? कौन सी शर्त? अनजान बनकर पूछा। वो हल्की से घूर कर देखने लगी। वो सब जानते हुए भी अनजान बन रहा था। वो बिना कुछ बोले बस खामोशी से घूरती रही। वो किन्सी खामोशी पर गहरी सांस लेते हुए उसे कंधों को छोड़कर पीछे हुआ। देखो किन्सी, वो मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे छोड़ सकते हो? बेतासु चेहरा और दो टोक लहजा था। तुम खुद को उसके बराबर क्यों ला रही हो? तुम्हें पता है ना, वो सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अच्छा मुस्तकबिल? दिल की लहजे में हैरत से बुन में सुकेड़े वो उस पर गुस्सा कर रहा थी। भयानक मुस्तकबिल को हो नवीन, ये सब एक दिन हमारा सुकून गारत कर देंगे। मैं अब वापस नहीं पलट सकता। मतलब तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैंने ये कब कहा? वो झुंझलाकर सर को दोनों हाथों में जकड़ चुका था। तुम वो सब नहीं छोड़ सकते। इसका यही मतलब है नोवी, तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खौफ में लिपटी जिंदगी है। मजीद उस जिंदगी में जीना मेरा दम घुटने जैसा है। इससे अच्छा है तुम खुद मेरा गला दबा दो। वो उसके खुद से चुराती निगाहों में झांकने की कोशिश करते हुए बात मुकम्मल कर रही थी। नवीन अब कमर पर हाथ रखे खिड़की के पार फैलते अंधेरे को देख रहा था। ये अंधेरा उसके वजूद को भी घेर रहा था। नवीन, तुम्हें खोने का डर तिल तिल मुझे मार रहा है। रोज रात को यूं लगता है तुम वापस नहीं आओगे। रोज सुबह तुम्हारी और मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह लगती है। मुझे कुछ नहीं होगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी। नवीन ने खिड़की पर से निगाहें हटाई और उसकी तरफ देखा, जिसकी रंगत इस वक्त सुनहरी से सुर्ख हो गई थी। तुम्हें नहीं नवीन, लेकिन मुझे कुछ हो जाएगा, चिढ़कर बरजस सा जवाब दिया। नवीन के जबड़ों पर हल्की सी सख्ती वाज़िया होते देखकर वो थोड़ी नरम हुई। नवीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए हो। मुझे तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए। मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए नवीन। वक्त? वक्त, मोहब्बत, ये सब तुम्हें जिंदगी की आसाइशें नहीं दे सकेंगे। मैं नहीं चाहता कभी तुम्हें अफसोस हो कि तुमने मेरे लिए मार्टिन जैसे दौलतमंद शख्स को ठुकरा दिया था। नवीन के सपाट लहजे में कहे के जुमले पर उससे तासुब से आंखें सुखेड़ी। अफसोस तो मुझे इस बात पर हो रहा है कि तुम ये कैसे भूल गए कि मैं उस वक्त भी दौलत पर मोहब्बत को तरजीह दी थी और मार्टिन की जगह तुम्हारा इंतखाब किया था। अफसोस तो मुझे है कि आज तुम खुद मार्टिन बन गए हो। इस सजाइया मुस्कुराहट के साथ उसका लहजा हर दर्जा तल्ख हो गया था। कुछ देर गहरी खामोशी ने निकल लिए। गेंद से नवीन के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और आंखों में झांका। नवीन, छोड़ दो सब। ये सब इतना आसान नहीं है किन्सी। क्या मुश्किल है? तुम नहीं समझोगी। वो उलझ कर निगाहें चुरा गया। गेंद से चंद पल उसके चेहरे को देखने में गुजार दिए, फिर आहिस्तगी से उसके हाथों को छोड़कर पीछे हुई। ठीक है, तो सुन लो, मेरी यही शर्त है। जिस दिन तुम सब छोड़ दोगे मैं वापस भी आ जाऊंगी। नवीन की चेहरे की बढ़ती सख्ती और पेशानी की शिकन एक साथ मजीद गहरे हुए। ठीक है, तुम रहो इन तमाम आसाइशों के बिना जो मैंने तुम्हें इन 2 सालों में दी। मैं भी देखता हूँ कैसे रह सकोगी और कब तक रह सकोगी। जा रहा हूँ मैं, अब नहीं आऊँगा, तुम ही आओगी अब। वो सख्ती से कहता हुआ पलटा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। कांच जैसी उदास आंखों पर आंसू की तपेश सह जमने लगी। हॉल में एकदम से आंख भड़क जाने पर वो अभी मुकम्मल तौर पर हवास बहाल नहीं कर पाई थी कि दुरान ने उसका हाथ थामा और हॉल के दरवाजे की तरफ तेज तेज चलने लगा। हॉल में मौजूद बाकी तमाम लोग भी उसकी तरह ही हवास फाख्ता थे और हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। अजीब भगदड़ मच गई थी, जिसमें चीखों पुकार, बल्ब पर फनूस फटने की आवाज़ें शामिल थीं। दुरान उसका हाथ थामे लोगों के हजूम में आगे बढ़ रहा था जब कोई अचानक उससे बुरी तरह टकराया। उसका हाथ दुरान के हाथ से छूटा और उसी लम्हे पूरा हॉल खूब अंधेरे में डूब गया। इससे पहले कि वो दुरान की पुकार का जवाब देती, 1 सेकंड के 99 हिस्से में किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसकी आवाज़ दब गई। मुंह पर हाथ रखते ही एक झटके के साथ उस आदमी ने उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर किसी पर गिरी थी
वो किसी चीज़ पर नहीं, किसी वजूद पर गिरी थी। जिस पर भी गिरी थी, उससे बर्क रफ्तारी से उसके मुंह पर हाथ रखते ही उसे दबोच लिया। ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो किसी बॉक्स में किसी के ऊपर गिरी थी, जो पहले से ही उस बॉक्स में लेटा था। उससे गिरते ही बॉक्स का ढक्कन बंद हो गया। बॉक्स में खूब अंधेरा था और बॉक्स में पहले से मौजूद शख्स ने उसके मुंह को दबोच रखा था। उसी लम्हे सब रोशन हो गया। ये बॉक्स नहीं था, हॉल में बड़ा मेज़ था, जिसकी जालियों से वो बाहर का मंजर वाज़ेह देख सकती थी। उसके नीचे मौजूद आदमी ने उसे इस तरह जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। नूरान परेशान हाल मेज़ से कुछ दूरी पर खड़ा इर्द-गिर्द देख रहा था। फिर वो हैरत से फटी आँखों के साथ बौखलाकर उसे आवाज़ें देने लगा। उसे नूरान नज़र आ रहा था, लेकिन इस वक़्त वो बेबसी की इंतहा पर थी। ताबूत नुमा उस बॉक्स में लेटे शख्स से अगर एक हाथ से उसके मुंह को दबोचा हुआ था, तो दूसरे हाथ और टांगों से उसके पासों और टांगों को दबोच रखा था, जिसकी वजह से वो मेज़ पर टांगें चलाकर या हाथों से कोई आवाज़ नहीं पैदा कर सकती थी। दुरान के साथ अब अनिल भी उसे पुकार रहा था। हॉल में आग मज़ीद तेज़ हो रही थी। कुछ देर बाद कुछ लोग दुरान को घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जा रहे थे। वो अब उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। दुरान के हॉल से बाहर जाते ही कोई मेज़ को तेज़ी से घसीट रहा था। मेज़ के नीचे शायद पहिए लगे थे, इसलिए मेज़ तेज़ी से फर्श पर हॉल के बैरूनी दरवाजे की मुखालिफ समेत में चल रहा था। 4 से 5 मिनट बाद मेज़ किसी लिफ्ट में था और लिफ्ट नीचे जा रही थी। चंद सेकंड्स के बाद लिफ्ट खुलते ही किसी ने बर्क रफ्तारी से उस बॉक्स नुमा मेज़ को ऊपर से खोला। जवेरिया ने फटी निगाहों से देखा। 3 आदमी बॉक्स पर झुके हुए थे। उनमें से 2 ने झपट कर उसे बॉक्स में से निकाला और इससे पहले वो चीखती, तेज़ी से उसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई। ये होटल के तह में बनी पार्किंग थी। उन 4 आदमियों ने चंद सेकंड्स में ही उसके 2 हाथ बांधने के बाद उसकी आंखों पर भी स्याह पट्टी बांध दी थी। अब कुछ नजर आना भी बंद हो चुका था। उसके खौफ से कांपते वजूद को एक झटके से किसी ने ऊपर उठाया और फिर वो किसी के कंधे पर थी, जिससे उसकी टांगों को अपने हाथों से काबू कर रखा था। वो चल रहा था। चंद कदम चलने के बाद उस आदमी ने उसे पटका और फिर एक धमाके की आवाज़ सी, जैसे कार की डिक्की बंद हुई हो। अब वो हिल नहीं पा रही थी और कार रिवर्स हो रही थी। टायर चरचराए और फिर कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। खूब अंधेरा, खौफ और वहशत। वो कौन थे, कहाँ ले जा रहे थे और क्यों ले जा रहे थे? क्या यही वो भयानक अनहोनी थी जिसकी झलक उसे दुरान की बेबस आंखों में दिखाई दे रही थी? क्या वो फिर से उन लोगों के हाथ में आ गई थी जिनसे दुरान ने उसे बचाया था? क्या अल्लाह ने अभी उस तक उसकी आजमाइश को ख़त्म नहीं किया था? क्या दुरान का उसकी ज़िंदगी में साथ बस यहीं तक था? अनगिनत सवाल ज़हन की दीवारों में हथौड़ियों की तरह बरस रहे थे। तेज़ी से चलती कार उसके दिल में खौफ और बढ़ा रही थी। आंखों के सामने बार बार वो आखिरी लम्हा घूम रहा था जब हॉल में परेशान हाल दुरान उसे पुकार रहा था। दिल शिद्दत गम से फटने लगा। आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हुए थे। कार चलती जा रही थी। कार के तेज चलने के बायस उसका सर किसी चीज़ से टकरा रहा था। चंद मिनट के बाद कार एक झटके से रुकी। कार के दरवाजे बंद होने की आवाज़ थी। वो तेज से सांस लेने लगी। डिक्की खुलने की आवाज़ के साथ ही किसी ने उसके बाजू को दबोचा और फिर से कंधे पर उठा लिया। कान में तेज शोर सुनाई दे रहा था। ये हेलीकॉप्टर के परों के घूमने की आवाज़ थी। जो कोई भी था उसे कंधे पर लटकाए अब तेज तेज चल रहा था। वो यकीनन हेलीकॉप्टर के करीब जा रहा था। आवाज़ से कान फटने लगे थे और हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। वो आदमी अब शायद हेलीकॉप्टर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब उसके बाजू को किसी और ने थामा और एक झटके से ऊपर खींचकर उसे सीट पर बिठा दिया गया। चलो चलो निकलो। किसी की चीखने की आवाज़ से उसी लम्हे फड़फड़ाते परों वाला हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। वो मुसलसल मसम्मत कर रही थी, लेकिन सब बेकार था, सब बेसुध था। वो इस वक्त 2 आदमियों के बीच में बैठी थी। 15 से 20 मिनट की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने का एहसास हुआ और फिर उसके इर्द गिर्द बैठे आदमियों ने दोनों अतराफ से उसके बाजू दबोचे और घसीटते हुए अब हेलीकॉप्टर से उतरकर कहीं और ले जा रहे थे। यहाँ बहुत सर्दी का एहसास हुआ और अजीब बदबू थी, जैसे गली सड़ी चीज़ों की या फिर मछली की बदबू हो। वो दोनों आदमी उसकी हर मसम्मत को नाकाम बनाते उसे अपने साथ चला रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक झटके से उसे रोका। अब किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सी, जैसे किसी चीज़ का ढक्कन उठाया जाए। अब एक आदमी ने उसे उठाकर फिर कंधों पर डाल लिया और अब वो शायद सीने नीचे उतर रहा था। मतलब ये कोई तहखाना था। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद आदमी ने उसे पटकने के अंदाज में कंधे से नीचे उतारा। ये फर्श था।
जहाँ वो गिरी, वो बंधे हाथों के साथ अब फर्श पर दाएं करवट लेती थी। मुसलसल चीखने की नाकाम कोशिश से दिमाग की नसों में तकलीफ होने लगी थी। कदमों की चाप वापस जा रही थी और वो ढक्कन बंद होने की जैसी आवाज़ आई। यहाँ बहुत अजीब शोर था, पानी के बहने जैसा शोर, बदबू थी। ये कौन सी जगह थी? खूब अंधेरा उसकी जान ले रहा था। वहशत से दिल फटने को था जबकि अचानक कानों में आवाज़ सुनाई दी। जवेरिया। ये दूरान की आवाज़ थी। वो तड़प गई, सर को झटके से दाएं बाएं घुमाया। ये फ़ोन के स्पीकर में से निकलने जैसी आवाज़ थी। जवेरिया, सुन रही हो मुझे? घबराओ नहीं। तुमने जो इयररिंग्स पहने हैं, मैं उनके ज़रिए तुमसे बात कर रहा हूँ। वो दूरान ही था। बेसाख्ता वो फूट फूट कर रो दी। मुंह पर बंदी पट्टी की वजह से उसके रोने की खुटी खुटी आवाज़ बरामद हो रही थी। दूरान बार बार उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। जवेरिया, जवेरिया मेरी बात सुनो। रोना बंद करो प्लीज़। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा है। हम तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूँ। वो मुसलसल उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आंसू थे कि थम नहीं रहे थे, हिचकियां बंद गई थीं। तो क्या दुरान सब जानता था? ओह खुदा! दिल में घुटन जैसा एहसास बढ़ने लगा। जवेरिया प्लीज़ रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। दुरान का लहजा इल्तिजाई था। कानों में उसकी आवाज़ सी और आंखों के सामने खूब अंधेरा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब? और दुरान सब जानता था तो उसे क्यों लाया घर से बाहर? रोना बंद करो प्लीज़। क्यों मानती हो उसकी बात? जालिम था वो, वहशी, या जो भी। क्या ये उसका वो मकसद था? ज़हन में तूफान की माने चक्कर चढ़ने लगे। दिल की रफ्तार कम होने लगी। जिस्म के रोवे रोवे में तकलीफ बढ़ने लगी। जवेरिया रोना बंद कर दो फॉर गॉड सेक। वो अब जोर से चीखा था। उसकी आवाज़ कान के पर्दों से टकराई और वाकई उसका रोना हिचकियों की घुटी घुटी आवाज़ एकदम बंद हुई। मुझे सुनो सिर्फ। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। रोना बंद नहीं हुआ था, बस सुरहान की दाढ़ पर बेआवाज़ हो गया था। आंखों से बहते बेआवाज़ आंसू मतवातर बहकर कालों से नीचे मुंह पर बंधी पट्टी को भिगो रहे थे। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे तुम्हारे हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। वो उसे समझा रहा था, लहजा नादाम था। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे साथ ये सब किया। तुम्हें कुछ भी बताने का हौसला नहीं था। दुरान की आवाज़ में लरजिश थी। दूसरी तरफ खामोशी छाई। 1, 2, 3, 4 सेकंड। वो खामोश क्यों हो गया? इससे पहले वो फिर से रोने लगती। दुरान की आवाज़ से उसके दिल की धड़कन की रफ्तार को मतवासन किया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं। क्या वो रो रहा था? आह! वो रो रहा था। वो खामोश नहीं हुआ था। वो रो रहा था। फिर से खामोशी छा गई। उसका दिल फटने लगा। दुरान रो रहा था। वो भी आवाज़ रो रहा था, लेकिन वो उसे सुन सकती थी। अब वो रोकर क्या जता रहा था? उसे समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन इस लम्हे दुरान का ये रोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तुम इस वक्त एक शिप में हो और ये लोग तुम्हें चाइना ले जा रहे हैं। दुरान की आवाज़ रोने के बायस भारी हो गई थी। मतलब ना सिर्फ वो उससे बात कर रहा था, बल्कि उसे ट्रेस भी किया जा रहा था। तुम मुझे सुन रही हो ना? आवाज़ निकालो अपनी। उसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी शायद दुरान को उनका राब्ता ख़त्म होने की अलामत लगी थी। क्यों निकालो आवाज़ में? क्या साबित करना चाह रहा था? कि उसको बहुत फिक्र है मेरी? गला सूखने लगा। कांटों के चुभने जैसा एहसास था। जवेरिया, तुम सुन रही हो ना? प्लीज़ आवाज़ निकालो। वो परेशान हो रहा था। जवेरिया। हम्म। अब की बार ना चाहते हुए भी बेख्तियार मुंह पर पट्टी पट्टी के पीछे चीखी। आई लव यू। दुरान ने बेसाख्ता गहरा सांस खारिज करते हुए कहा, आई लव यू माई फुट। ये कैसी मोहब्बत है दुरान? दिल किया वो सामने हो तो उसका मुंह नोच ले। तुम्हारे इयरिंग्स में पिन होल, खुफिया कैमरे और माइक लगे हैं। तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर है और तुम्हारे जूतों के ऊंचे सोल के नीचे तुम्हारी हिफाजत की माइक्रो किट मौजूद है, जिसमें किस चीज़ को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है मैं तुम्हें समझाऊंगा। दुरान उसे तमाम हिफाजती इंतजाम के बारे में कहा कर रहा था जो उसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। जेवरात, जूते, अब इस सब में पता नहीं क्या क्या था जिसे उसे इस्तेमाल करने का कह रहा था। आंखों में बहते गर्म आंसू सयाल की मानित करवट के नीचे मौजूद कान की लो तक पहुंच रहे थे। दुरान एक नाकाबिले यकीन ही नहीं, एक पुरसरार शख्सियत का मालिक था।
वो ये कैसे समझने लगी थी कि वो उसे मुकम्मल तौर पर जानने लगी है? नहीं, वो उसे नहीं जानती थी। वो जिस दुरान को जानती थी वो सख्त दिल था, बेहिस्सा, लेकिन इतना जालिम कि खुद उसे उन लोगों के हवाले कर देगा। इस बात का यकीन